बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत के लिए 26वीं आईनी तरमीम को मंजूर करवाना इनके लिए नज़ा का आलम बन गया है और यूँ महसूस होता है कि ये हुकूमत, ये हुक्मरान, इनके साथी, इनके हवारी, इनके मवारी सारे के सारे इस तरमीम को लेके दर्द-ए-ज़ेह में मुब्तला हैं और दर्द-ए-ज़ेह कैसे ख़त्म होती है इससे आप आगाह हैं। तो 8 जज साहिबान कल एक्शन में आए तो इनकी तरफ से जो खसूसी नशिस्तों के हवाले से एक प्लानिंग की गई थी, इलेक्शन कमीशन ने अपना इजलास बुला लिया था। इलेक्शन कमीशन की तरफ से खसूसी नशिस्तें हुकूमत में पलड़े में डाली जानी थी। इजलास के दौरान ये टिकर्स बाहर आने लगे, टीवी पर चलने लगे कि उनकी कानूनी टीम की तरफ से मुशावरत की गई है, मशवरा दिया गया है कि ये सीटें तहरीक इंसाफ को नहीं दी जा सकती। तो ये चुगल कौन थे जिन्होंने ये मशवरा दिया? कानूनी टीम कौन है जिसकी तरफ से मशवरा दिया गया? टिक्कर चला दिए गए तो फौरी तौर पर इस पर रद्द अमल आ गया। 8 जजों की तरफ से, वही 8 जज साहिबान जिन्होंने पहले वजाहत की थी कि ये सीटें तहरीक इंसाफ की हैं और उससे पहले फैसले में लिखा था। लेकिन इलेक्शन कमीशन एक बार फिर दूसरी बार भी वजाहत के लिए गया था, तो उसका जवाब कल उस मौके पर आया जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई थी कि इनको दान कर देनी है खसूसी नशिस्तें जो तहरीक इंसाफ की, और इनको फिर कोई परवाह, कोई फिक्र नहीं रहेगी कि किस तरह से तरमीम करवानी है। ना मौलाना फजलुर रहमान की ज़रूरत रहेगी, ना तहरीक इंसाफ के लोगों को उठाने की, लोटाक्रेसी की, सिर्फ यही बंदे। और ये भी बताया जाता है कि पार्लियामेंट हाउस में ये ख़वातीन और अक़लियती लोग जो पहले इन सीटों पर आ चुके थे, जिन्होंने हल्फ ले लिया था, उनको डी नोटिफाई किया गया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। वो सारे के सारे मौजूद थे कि इधर इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये फैसला आएगा, ये नोटिफिकेशन आएगा, उधर इजलास बुला लिया जाएगा और तरमीम मंजूर कर ली जाएगी। जैसे टिकट चलते हैं 8 जज साहिबान इकट्ठे होते हैं, बैठ जाते हैं। कुछ जज साहिबान 3 कराची गए हुए थे, 5 यहाँ पे मौजूद थे। सब की तरफ से मुशावरत की गई और एक वजाहत और जारी कर दी गई जिसमें कहा गया कि पहले वजाहत दी जा चुकी है, बल्कि उसकी भी ज़रूरत नहीं थी। जो फैसले में लिख दिया गया था वही काफ़ी है। तो इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ की सीटें किसी और को नहीं दे सकता। ये मफहूम बनता है सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों के उस फैसले का। और उसके बाद फिर इनके तरमीम करवाने वालों की चिरागों में रोशनी ना रही। तो इलेक्शन कमीशन के साथ जो कुछ हो गया, वो जो फैसला करने जा रहे थे, फिर शाम को ये खबर आई कि बगैर नतीजे के इजलास ख़त्म हो गया है। तो उसके बाद अब तक तो यही बातें सामने आ रही हैं कि इलेक्शन कमीशन फैसले पर अमल करेगा और इलेक्शन कमीशन के जो हामी हैं, जो उसके पुष्टपनाह है, वो भी ये बातें कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करना पड़ेगा। यहाँ पे ये बात करते हैं जैसा कि आपने थंबनेल के ऊपर लिखा हुआ देखा, 8 जज फिर एक्शन में। ये तो कल एक्शन में आए, इससे पहले 14 सितंबर को भी एक्शन में आए थे जब रात के अंधेरे में इनकी तरफ से तरमीम मंजूर करने की पूरी तैयारी करी गई थी। उस मौके पर भी इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वाज़ेह कर दिया गया था। अगर सुप्रीम कोर्ट का वो वजाहती फैसला ना आता तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से उस मौके पर भी ये खसूसी नशिस्तें इनके हवाले कर दी जानी थी, तो फिर तरमीम उसी वक्त हो जानी थी। लेकिन एक उस मौके पर इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोका गया, एक कल रोका गया। और जैसा कि हमने लिखा कि 8 रुकनी जज साहिबान फिर एक्शन में। इसका मतलब ये नहीं कि कल एक्शन में आए थे, 14 सितंबर को एक्शन में आए थे, बल्कि एक बार फिर जब ज़रूरत पड़ेगी यही 8 जज साहिबान एक्शन में आएंगे। गो के काजी फैसल साहब बड़ी रौनत में हैं, बड़े तकब्र में हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरफ से अब ये कहा गया है कि मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि तहरीक इंसाफ और बाकी लोग उनके बारे में क्या कहते हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी क्या कहते हैं। तो देखना यह है कि आज का दिन कैसा गुजरेगा। इनकी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि आज किसी तरीके से भी आईनी तरमीम मंजूर करवा ली जाए। और फिर इमरान खान के साथ मुलाकात के हवाले से भी बात की गई थी। अब ये कहा जा रहा है कि इमरान खान के साथ अभी वक्त नहीं बताया गया कि कब मुलाकात होगी। इमरान खान के साथ मुलाकात करने वालों में
बैरिस्टर गौहर का नाम है, अली जफर साहब हैं, सलमान अकरम राजा हैं, इनके नाम दिए गए हैं, शायद एक आध और भी नाम हो। तो क्या इन लोगों को इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त मिल जाएगी? बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि मैंने ये एहतमाम करवाया है, ये बिलावल भुट्टो जरदारी का दावा है। तो ये लोग इमरान खान से मिलते हैं, कब मिलते हैं? लेकिन ये भी हो सकता है कि हुकूमत की तरफ से सिर्फ़ और सिर्फ बैरिस्टर गौहर को वहाँ जाने दिया जाए, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं। जिस तरह के उनके बयानात सामने आते हैं उससे तो यही लगता है कि वो कंप्रोमाइज़ हो के इनके साथ मिल चुके हैं। जिस तरह से तहरीक इंसाफ के हर लीडर की तरफ से कहा गया है कि हम इस मसवदे को नहीं मानते, इस पर हमारा इत्तेफाक नहीं है, लेकिन बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि ये वही मसवदा है जिस पर हमने इत्तेफाक किया था, उस कमेटी में जिसकी मंजूरी दी गई, लेकिन उस मौके पर तहरीक इंसाफ के लोग वहाँ पे मौजूद नहीं थे। अगर मौजूद भी होते तो अक्सरियती फैसला यही होना था कि इसकी मंजूरी हो जानी थी। खुर्शीद शाह साहब इस कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने बहरहाल वही कुछ करना था जो बिलावल ने उनको कहना था। अब चलते हैं दीगर खबरों की तरफ। शहबाज शरीफ साहब की तरफ से एक लेटर सामने आया है जो अदालत में पेश किया गया है। अदालत ने पूछा था कि आफिया सिद्दीकी के हवाले से हुकूमत ने क्या कोशिश की हैं, तो ये खत लिखा गया है सदर जो बाइडन को, जिसमें शहबाज शरीफ साहब आफिया सिद्दीकी की रिहाई के हवाले से बात करते हैं। शहबाज शरीफ साहब जो बाइडन को कहते हैं कि आफिया सिद्दीकी की इंसानी बुनियादों पर रिहाई का हुक्म दें। डॉक्टर आफिया 16 साल कैद काट चुकी हैं। मुलाकात करने वालों ने इलाज की सहूलियात से मुतल्लिक़ संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। खदशा है कि कहीं अपनी जान ही ना ले लें। हमेशा आपको पाकिस्तान और उसके अवाम का दोस्त पाया। बतौर वज़ीर आज़म इस मामले में मुदाखलत मेरी ज़िम्मेदारी है। ये शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ऐसे है कि जैसे गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ी जाती है। कहते हैं कि मैंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की है वज़ीर आज़म के तौर पे, इंसान के तौर पे इन पर कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। इन्होंने गोंगलुओं से सिर्फ मिट्टी झाड़ने की कोशिश की है। अगर ये वाकई आफिया सिद्दीकी को रिहा करवाना चाहते हैं तो फिर कड़ी शराइत रखते हैं कि अगर आफिया सिद्दीकी को रिहा नहीं किया जाता तो फिर हम इस तरह कर देंगे। हमें याद है कि सलाला चेक पोस्ट पर जिस तरह से अमेरिकी जहाज़ों की बमबारी में पाकिस्तानी सोल्जर 16 शहीद हो गए थे, उसके बाद फिर पाकिस्तान ने अमेरिका की सप्लाई लाइन बंद कर दी थी, तो अमेरिका फिर घुटनों पर आ गया था। अमेरिका इस तरह से नहीं मानता। इमरान खान कहते हैं कि उनको पता है कि अगर ये लोग झुकते हैं तो वे झुकते ही जाते हैं। वो बात मानते हैं जब बंदा उनके सामने खड़ा हो जाता है। तो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से बहरहाल वो कोशिश नहीं की गई जिसके लिए आफिया सिद्दीकी को रिहाई मिल जाती। अगली खबर की तरफ चलते हैं। डीसी साहब के हाथ में और एक इख्तियार दे दिया गया है। ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से इख्तियार दिया गया है कि कोई भी डीसी किसी ज़िले का वो दफ़ा 144 नाफिज कर सकता है। लोगों को अब ये मालूम हुआ है कि डीसी दफ़ा 144 नाफिज कर सकता है। गो कि इस हुक्म को चैलेंज भी कर दिया गया है, लेकिन हम तो ये समझते थे कि डीसी तो बहुत बड़ी चीज़ होता है। एक SHO अपने इलाके में वो दफ़ा 144 नाफिज कर सकता है, तहसीलदार कर सकता है, असिस्टेंट कमिश्नर कर सकता है, हत्ता कि जैसा कि हमने कहा कि एक थानेदार कर सकता है, और एक जो पुलिस चौकी वाला इंचार्ज है, ASI है, हवालदार है, वो अपने इलाके में दफ़ा 144 नाफिज कर सकता है। बहरहाल मरियम नवाज शरीफ साहिबा का शुक्रिया कि उन्होंने बता दिया कि ये इख्तियार DC को तफवीज़ कर दिया गया है। अब आ जाते हैं ज़रा खालिद मशअल की तरफ। खालिद मशअल को हमास का सरबराह मुकर्रर किया गया है। उनके पेश रो सरवार को इसराइल की तरफ से शहीद कर दिया गया था। उनको हसन नसरुल्लाह की जगह पर हमास का हेड बनाया गया था। इनकी भी शहादत हो गई, उनकी भी शहादत हो गई। अब खालिद मशअल को सरबराह उनकी जगह पर बनाया गया है। इनकी अपनी ज़िंदगी भी शदीद ख़तरे में होगी। लेकिन यहाँ पे ये बात ज़रूर करनी है, अगर इन लोगों ने अपनी हिफाजत करनी है तो फिर ईरान में ना जाके बैठें, फ़लस्तीन में ना बैठें। फ़लस्तीन में तो खैर ये बैठते नहीं है, उर्दन में होंगे, लबनान में होंगे, ऐसे ममालिक में होंगे, शाम में होंगे जहाँ पर इनको आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। इराक़ में चले जाएंगे, यमन में वैसे हालात इतने बेहतर नहीं हैं। तो इनको ये चाहिए, जिस तरह से हनिया साहब वो ईरान में शहीद कर दिए गए, इससे पहले वो कुवैत में बैठे हुए थे। कुवैत पर हमला करने की इसमें कभी हिम्मत जुर्रत नहीं हुई इसको, इसराइल को। अगर आप कमज़ोर ममालिक में बैठेंगे तो आप पर हमले होते रहेंगे। आपने अगर बैठ रहे हैं तो जाकर फिर रूस में बैठें, इंडिया में बैठें, कुवैत में बैठें, मुत्तहिदा अरब अमारात में बैठें, या फिर सऊदी अरब में बैठें। वहाँ पे इसराइल की जुर्रत नहीं होगी कि वो किसी किस्म का हमला कर दे। लेकिन यहाँ पे ये बात भी करनी है कि अगर आपने इसराइल
اسرائیل کا مقابلہ کرنا ہے تو پھر آپ کو ٹیکنالوجی میں اس جیسا بننا پڑے گا، بلکہ اس سے کوئی تھوڑا سا آگے جانا پڑے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو مد نظر رکھنا ہے کہ کس طرح سے پہلے ہانیہ کو قتل کیا گیا، اس سے پہلے ابراہیم رئیسی جو ایران کے صدر تھے ان کو بھی اسی طریقے سے شہید کیا گیا، جنرل سلیمانی کو مارا گیا، اور شام میں ایران کے سفارت خانے پر حملہ کر کے 2 جرنیلوں کو، ایرانیوں کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ حسن نصر اللہ کو مارا گیا اور پھر سنوار کو مارا گیا۔ تو ان لوگوں کی مخبری کون کرتا ہے؟ اسرائیل کے پاس ٹیکنالوجی بڑی زبردست ہے، لیکن بنیادی طور پہ غدار کہیں نہ کہیں سے اٹھتے ہیں، وہ انفارمیشن دیتے ہیں۔ آپ کو اپنے غداروں کا بھی محاسبہ کرنا ہے۔ اس بارے میں طویل گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن ہمارے پاس چونکہ ویلاگ میں اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوتا، پہلے ہی کافی ٹائم ہم نے لے لیا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔